देखिए सबसे पहले क्या है, राजस्थान के क्रांतिकारी और साम्राज्य विरोधी चेतना। देखिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि और ब्रिटिश शासन का विरोध पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रभाव का उदय हुआ था। देखो दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद अंग्रेजों को राजस्थान में अपने पांव पसारने का अवसर मिला था, है ना। अंग्रेज क्यों पांव पसार पाए, क्योंकि एक तो मुगल कमजोर पड़ गए, फिर मराठे भी कमजोर पड़े और मराठों से बचने के लिए सहायता मांगने लगे, तो अंग्रेजों को मौका मिला था। राजस्थान में सामंतवाद का सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल में शासनकाल की ही देन है। ब्रिटिश शासन के आरंभ होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था, कि जैसे ब्रिटिश शासन शुरू हुआ साथ के साथ विरोध भी शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेज कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। अंग्रेज तो अपने स्वार्थ लेकर आए थे, और अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया होता तो इनको भगाने क्यों पड़ते यहाँ से, है ना। तो ये चीज आपको पता है, ब्रिटिश शासन के साथ साथ ही स्थानीय विरोध भी यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है, साम्राज्य विरोधी कविताएं भी जो है काफी देखने को मिली, जैसे आछो गोरा हट जा राज भरतपुर है, गोरा हट जा भरतपुरगढ़ बांको किलो रे गोरा हट जा। भरतपुरगढ़ के बारे में बताया कि बांको किलो इसको कोई जीत नहीं सका है, तो इसके जो है अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए, अब भगाने के लिए क्यों, होलकर ने यहां शरण ली थी और होलकर को अंग्रेज मांग रहे थे, उसके उपलक्ष्य में यह कविता लिखी गई थी। ये ऐसे की ऐसे आप लोगों के पंक्तियां इस पुस्तक में दे रखी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी ले ली है। अब देखिए भरतपुर का संबंध क्या है। इस दौर की अनेक साम्राज्यवादी कविताओं का सीधा संबंध भरतपुर रियासत से। मराठा सरदार होलकर ने अंग्रेजों से बचकर भरतपुर में शरण ली थी, ध्यान रखना। होलकर ने यहाँ पे शरण ली थी, अंग्रेज यहाँ से मांग रहे थे, तब उनको यह कविता मुंह तोड़ जवाब था। ठीक है, राजा रणजीत सिंह का साहस देखिए कि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि होने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि संधि हो रखी थी भरतपुर की तो अंग्रेजों के साथ, फिर भी मना कर दिया था कि भाई साहब यहाँ पे शरण लिए, इसको नहीं देंगे। इस बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने भरतपुर रियासत पर सैन्य हमला किया था। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे, मराठा सरदार होलकर ने भरतपुर में शरण ली, होलकर को सौंपने से रणजीत सिंह ने मना कर दिया, तो अंग्रेजों से सैन्य जो है हमला कर दिया था, इसका सामना करना पड़ा। और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है ये कविताएं देखने को मिलती है कि भैया हट जा गोरा हट जा रहे पाछो, यानी कि अंग्रेजों को करेंगे हट जा रहे दुट तेरी तो कोई नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे जो शरण ले ली उसको दिया नहीं जाएगा वापस। इस तरीके से दुत्कार कर अंग्रेजों को निकाला गया एक तरीके से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखिए इसके बाद में इसी पुस्तक के अंदर ये जो मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड में बता दिया पढ़ा दिया, उसके बाद में कवि बाकीदास के बारे में दे रखा है। बाकीदास के बारे में डिटेल भी दी है और बाकीदास की कुछ पंक्तियां भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कवि राजा बाकीदास का परिचय, राजकवि और काव्य गुरु कवि राजा बाकीदास। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये जोधपुर के मान सिंह जी के दरबारी कवि थे। जोधपुर के मान सिंह जी वही है जो नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षित थे, है ना। आयस नाथ देव से इन्होंने शिक्षा ली थी, तो ये इनके राजकवि और काव्य गुरु भी थे। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया यहाँ से। इनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा प्रश्न कि बाकीदास जी की ग्रंथावली जो है किससे प्रकाशित हुई है, तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 3 खंडों में। ये भी पूछ सकते हैं कितने खंड में, एक एक लाइन से प्रश्न है भैया, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप जो है यहां से इनको मतलब ध्यान देना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इस स्लाइड में हो सकता है कि नीचे वाले जो लिखे हुए हैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि गुरुजी दिख नहीं रहा, तो इस स्लाइड के लिए स्पेशली निवेदन है कि आप चैट बॉक्स को नहीं देखें, कमेंट करने नहीं बता रहे और मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी करके थोड़ा सी देर एचडी पे ले लीजिए। ये वाले थोड़े से छोटे फॉन्ट्स, लेकिन वो इसका ही भावार्थ है, इसलिए यहीं पे लिया मैंने, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले सकता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए ऐतिहासिक बातें, इनके लिखित तथा संकलित की हुई राजस्थानी भाषा में कुल 2700 ऐतिहासिक बातें उपलब्ध है। विभिन्न भाषाओं की गहरी जानकारी के साथ साथ इन इतिहास की भी बहुत अच्छी जानकारी थी, तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी 2700 ऐतिहासिक बातें, कितनी 2700, 3 खंड नागरी प्रचारणी सभा 2700 बातें, ये ध्यान रखना है। और इनका निधन 1833 के अंदर हो गया था। कब हुआ था, 1833 में। ठीक है, अब देखिए भरतपुर के प्रतिरोध से संबंधित कवि राजा बाकीदास की भी जो है कुछ पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां हैं, उत्तरण विलायत किलकत्ता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम दूर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। अब ये उस समय लिखा है, अब डायरेक्ट आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ सकती, ये क्रांतिकारी रचनाएं हैं, लेकिन इसका यहाँ पे विस्तार किया गया है। देखिए सबसे पहली चीज साम्राज्य विस्तार, यानी विलायत यानी ब्रिटेन से आकर अंग्रेजों ने अपने इल्म यानी कि ज्ञान बुद्धि और चालाकी के बल पर भारत के प्रमुख केंद्रों पर अधिकार कर लिया। तो उत्तरण विलायत किलकत्ता कानपुर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ यलम धुर वाहन अंग्रेज वाटन चला। फिर देखिए अंग्रेजों ने कूटनीति से कलकत्ता कानपुर और बंबई मद्रास तक अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन पंक्तियों का ही भावार्थ है ये। ठीक है, फिर भरतपुर पर चढ़े, इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन करने के बाद अब वे अदम्य साहस के दम पर भरतपुर पर चढ़ाए। और देश का नाम क्या, भारतखंड। कवि ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नगर जो है ये जिस विशाल देश में स्थित है उसका नाम भरतखंड है। तो ये जो है ये इन 4 पंक्तियों का यहाँ पे भावार्थ भी साथ साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इनका भावार्थ था। ठीक है, कि ये इनका अर्थ है। ठीक, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि दिख रहा है फॉन्ट्स अच्छी तरीके से, दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप सीधा मोबाइल करके देखोगे तो हो सकता है समस्या हो। चलिए अब देखिए, अब बड़े हो गए फॉन्ट्स, है ना, तो वो वहां पे ये था, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। देखिए
कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए। तो गीत की दो मजेदार पंक्तियां और देखिए, थया बलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चिड़ इंग्लॉन रा इलम चलिया। ये पूरी बांकीदास जी की रचना शैली इस तरीके से रही है। अब इसका अर्थ क्या है कि फिरंगिस्तान यानी कि अंग्रेज, अंग्रेजों का स्थान, ठीक है। फिरंगिस्तान किसका है? अंग्रेजों का। फिरंगिस्तान का लश्कर जो है बलहीन हो गया था, थया बलहीन लश्कर फिरंगिस्तान रहा, ठीक है, बलहीन हो गया था। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था, इल्म यानी बुद्धि, तर्क, कूटनीति, जो अंग्रेजों ने चीन और यूनान से सीखी वह व्यर्थ हो गया था। चीन इंग्लैंड रहा इल्म चलिया, ठीक है, वह व्यर्थ हो चुका था। और भारत के सामंत, यहां कर देना भारत के सामंत, ये थोड़ा सा चलिए मैं हाथों हाथ ही करवा देता हूं आप लोगों को। यहां पे आप क्या करें, टाइपिंग मिस्टेक है भैया, यहां पे करेंगे आप भारत के सामंत। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बाकीदास बहुत दुखी थे और इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे, ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा दुखी थे ये। अब देखो पंक्तियां क्या लिखी है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अंग्रेज जो है अपने धरती पर चढ़ आया, मुल्क रे ऊपर आया है। आहंस लीदा खेची उड़ा, ठीक है, धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबो गई जरा, कि धनिया मरन धरती नहीं दी है और यहाँ पे धनी खड़े हैं और धरती जा रही है। ये इनकी है। अब ये इनकी रचना है ना, इसके बारे में प्रश्न बन चुका है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये रचना किसकी है? कवि बांकीदास की है ना। ये कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज अब आ गया ऊपर, लेकिन पहले भी विदेशी आक्रांता आए थे, लेकिन लोगों ने कभी अपनी जमीन जो है इला न देनी, अपनी हालर ये उल रहा है, ये आप लोगों ने जो है सुन रखी है कविता। तो पहले नहीं दी थी लोगों ने, जो है जमीनें अपनी मर जाते थे लेकिन देते नहीं। और आज धनी खड़े हैं, जमीनों के राजा खड़े हैं और फिर भी अपनी जमीनें जो है वो अंग्रेजों को दे रहे हैं। यहाँ पे जो है राजाओं को संबोधित करते हुए ये पंक्तियां लिखी है। लो स्क्रीनशॉट। गीत के अंत में कवि राजा ने कायरता दिखाने वाले राजाओं के नाम लेकर निम्नलिखित पंक्तियां लिखी है। अब उनके नाम लेके लिखी है कि पूर्व जोधान उदयपुर जयपुर ये धारा कूटल परियाण, आके गई आवसी आके बाके आसल किया बखान। क्या कहते हैं यहाँ पे? ये देखो इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि गौरव का नाश जोधपुर यानी कि जोधान यानी जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि प्रमुख रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके गौरव का पूरी तरह नाश कर दिया, ठीक है। और देश को गुलाम होना था और वह हो गया, जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे किए बिना अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने तो अपनी जमीन यहां से दे दी है, तुम तो अंग्रेजों के पक्ष में चले गए हो। सच्चाई का प्रकटीकरण कैसे करते हैं? कवि बाकीदास ने इस कड़वी और सच्ची बात को पूरी सच्चाई के तरीके से समाज के सामने प्रकट किया है। और अंग्रेजों से सहायक संधि करके केवल अपनी गद्दी बचाए रखने वाले ये सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है, यह तथ्य कवि बाकीदास के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है, ठीक है, यह तथ्य। तो ये जो है इन पंक्तियों का मतलब ये है, ठीक है। और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कवि बांकीदास के मन में यह आशा अवश्य है कि आगे चलकर स्थिति निश्चित रूप से बदलेगी। अब देखो प्रश्न कैसे बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ऐसे लग रहा है जैसे अपन स्कूल में जो है गद्य और पद्य वाली चीजें समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न यहाँ से जो जो चीजें आ रही है, अब मान लीजिए देकर जो है एक ये पंक्तियां दे दी या डायरेक्ट भी दे दिया प्रश्न कि बांकीदास ने इनमें से किन किन रियासतों के राजाओं को ललकारा था या उनको संबोधित करते हुए कहा, तो फिर यहाँ पे आप लोगों के ये काम की चीज आ जाती है कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर ये जो है इनका जिक्र हुआ था। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब कौन से जो है क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों के आने से संबंधित बात की या जो अंग्रेज वहां पे हमला करेंगे ये इससे संबंधित पंक्तियां लिखी, तो भरतपुर जैसे किया गया। तो यहाँ ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बार नजरों पर भी आपने चीज निकाल दी ना, तो बस इस चैप्टर को रटना मत। आप इस चैप्टर को रटना मत। आज तो ये इस तरीके से क्लास चलेगी, कल जो है बहुत सारे चैप्टर क्रांतिकारी अलग अलग, आज भी ये स्टार्ट में ये चीज है, फिर आगे जो है अपने व्यक्तित्व की तरह क्लास चलने वाली है, ठीक है। स्टार्ट में यही चीज है तो अपन स्किप नहीं करना चाहते, तो इसलिए इस तरीके से चलेगी। चलिए अब देखिए शेखावटी ब्रिगेड का गठन और डूंगजी का विद्रोह। अब यहां से जो है आप लोगों के रोचकता शुरू होने वाली है। सबसे पहले देखिए 1818 ईस्वी की संधि, राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य के अनुसार अंग्रेजों ने संधि की जिसका शेखावटी के लोगों ने विरोध किया और शेखावटी ब्रिगेड का जो है गठन होता है। इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया है। अब ये अंग्रेजों ने बढ़ाई है, ठीक है। शेखावटी ब्रिगेड का गठन किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है, ताकि शेखावटी के लोगों को दबाया जा सके। डूंगजी का विद्रोह होता है, इसमें 1834 की बात है, ये सन ध्यान में रखना। डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश फौज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। डूंगजी के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। डूंगजी और जवाहरजी दोनों का नाम साथ में पढ़ते हैं, आगे अपन डिटेल में डूंगजी और जवाहरजी के बारे में और भी पढ़ने वाले हैं। 1838 के अंदर देखिए अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर आगरे के किले में कैद करवा दिया। बाद में शाकू लोहार और वो जाएंगे यहाँ पे, लोठू जी और शाकू और बालू नाई और वो जाते हैं छुड़ाने के लिए, तो ये आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डूंगजी और जवाहरजी याद रखना यहाँ पे, ये 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड नेता थे एक तरीके से, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो।
इन्होंने डूंगजी और जवाहर जी ने तो नसीराबाद छावनी को लूटकर और खजाना धनोप माता मंदिर में दान दे दिया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए डूंगजी की रिहाई, जवाहर जी ने अपने साथियों के साथ आगरे के किले पर हमला करके डूंगजी को छुड़ाया और वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर आक्रमण किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। एक लाइन और लिख लेना आप कि इस लूटे हुए खजाने को धनोप माता के मंदिर में जो है दान दिया था। शाहपुरा के अंदर धनोप माता का मंदिर है, वहां पे इन्होंने ये खजाना दे दिया था। फिर साहित्यिक प्रभाव देखिए, समकालीन कवियों ने उनके शौर्य पर कविताएं लिखी और लोक में छावनी के नाम से प्रसिद्ध गाथाएं चलती है। छावनी के नाम से, या भी छावली भी लिखा मिलेगा कई जगह, ठीक है, छावली या छावनी के नाम से प्रसिद्ध कविता चलती। छावनी रो नाम जज्जू गांव रे लोग, डूंगजी रो शौर्य अमर बड़े जस लोग, इस तरीके से पंक्तियां चलती है, ठीक है। और देखिए अंग्रेजों के खिलाफ इन वीरतापूर्ण कवियों ने रची गई लोक कविताएं राजस्थान की जनता में नव जागरण का माध्यम बनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। देखो क्रांति का स्वागत, महाकवि सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के बारे में आप एक चीज पहले से लिखे, इन्हें राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बूंदी से थे ये। आप लोगों के जैसे रीट आप दोगे ना, रीट मैंस, तो आप लोगों के प्रतीक चिन्ह है स्पेशल चैप्टर, तो उसके अंदर आपको राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ना है। देखो भाई, क्रांति का स्वागत, 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया है। ऐतिहासिक दोहा है इनका, जो किस तरीके से, बीरम वर्षो बीथियो गण चौचंद गुणेश, बीर बिस हर तिथ गुरु जेठ बद, समय पलटती शीश। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पे बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो समय का उल्लेख है। गद्यांश के अनुसार संवत 1914 है ना, संवत 1914 का वर्ष एक युग के समान लंबा होकर बीता है और युद्ध का आरंभ जेठ बदी पांचम और गुरुवार के दिन सन 1857 को समय रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर पलटा खाया। संभवतः जेठवती पंचमी ही वह दिन है जब युद्ध शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि 1857 का युद्ध कब शुरू हुआ, तो जेठ बदी पांचम, ये तिथि के अनुसार पूछ सकते हैं। एक तो होती है सुदी और एक होती है बदी। सुदी यानी कि शुक्ल पक्ष, बदी यानी कि कृष्ण पक्ष। तो जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन, ये सूर्यमल मिश्रण के अनुसार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे हिडन प्रश्न ही वहां पे फिर चर्चा का विषय बनते हैं, ठीक है। और यहां से प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है भैया, बन सकता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। देखिए अभूतपूर्व प्रतिक्रिया, स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही कवि सूर्यमल मिश्रण की भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास एकदम अनोखी है, ठीक है। ये हटा देना। इस घटना के बाद भी सूर्यमल लगातार दोहे लिखते रहे और जनता के संघर्ष के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहे कि जैसे न मरो न डरियो रण में, धर्म धरती अरमान, जागो जागो हिंदू वरा अब आयो स्वधिमान, ठीक है। तो स्वाधीनता भान, ये जो है इन्होंने बहुत तरीके के दोहे लिखे। डाक टिकट इन पे जारी हुआ है, इनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर, और 1990 में जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? 1990 के अंदर। ये ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है, लेकिन ओरिजिनल डाक टिकट आप लोगों को इसमें फोटो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर फोटो दे भी रखा है इस पुस्तक के अंदर। मैंने ये इसीलिए पास में रखी है ताकि इसमें से कोई ओरिजिनल फोटो जो आप लोगों को दिखाने लायक है ना, तो मैं हाथों हाथ ही आप लोगों को वो चीज बता सकता हूँ। ये देखो ओरिजिनल डाक टिकट दिया था, थोड़ा पढ़े होंगे, देखो भाई ये है, हाँ यहां से दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है लेकिन दिख जाएगा। ये ओरिजिनल डाक टिकट है जो इनके ऊपर छपा है, ठीक है, जो इनके ऊपर निकाला गया है। तो दिखे, बराबर दिखे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रांति का प्रभाव, सूर्यमल मिश्रण की उत्कृष्ट कृति वीर सत्सई। ये ज्यादातर जो है दोहे कहां देखने को मिलेंगे? वीर सत्सई। 2 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, वीर सत्सई और वंश भास्कर, ठीक है, 2 मुख्य रचनाएं हैं। वीर सत्सई के निर्माण के समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी, जिसका जो है काफी जो बड़े स्तर पर इन्होंने जो है स्फूर्तिदायक प्रभाव डाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। फिर गुप्त लेखन, देखिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण जो कुछ भी लिखा वो पोशीदा यानी कि गुप्त रूप में हुआ है। जो कुछ लिखियो पाहु सीधा, जागे सुत सुत सुजान, ठीक है। इस तरीके से बहुमुखी भूमिका रही है इनकी। सूर्यमल केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि स्वाधीनता संग्राम के प्रभाव से प्रेरित होकर उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। तो ये क्या है, ये इनमें से ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न नहीं बनते, लेकिन एक बार नजर बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि स्किप करके आगे अपन नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इनकी भी रोचक स्लाइड्स बनाई है। चलो आगे बेटा। अब सामंतों की भूमिका और अहुआ का युद्ध, सन 57 यानी 1857 संग्राम में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि छोटे सामंतों ने जो है क्रांतिकारियों का साथ दिया। ये अपने 1857 की क्रांति में स्पेशली पढ़ा है, ठीक है। देसी पलटनों का विद्रोही सैनिकों ने सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया और अहुआ के युद्ध की ये विशेषता रही है खासकर, ठीक है ना, अहुआ के युद्ध की विशेषता रही है। गीत की पंक्तियां यहाँ पे भी है, वणिया वाली गोचर माए कालो गो दरियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो, ओ काली टोपी रो है, ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव की दो, ओ काली टोपी रो। तो ये तो मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन ये गीत है। जैसे यहाँ पे देखो पीछे जो तुकबंदी मिल रही है, तो गीत के रूप में इसे गाया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि अहुए की धरती पर फिरंगी यानी अंग्रेज आतंक है, जिसे खदेड़ने के लिए गांव की गोचर भूमि में काले सिपाही डटे हुए, काली टोपी वाले
वाले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगियों का पक्ष लेकर खुद का राजा भी उनके साथ चढ़ाया, यानी कि जोधपुर का जो राजा था वो भी उनके साथ में होकर आया है। और गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर अपना फैलाव करता जा रहा है। गोरी देह वाला फिरंगी और काले अपन कौन, काले अपन है, लेकिन काली टोपी वाले सैनिक कौन है, ये इनके फिरंगियों के हैं। तो ये है चेलावास का युद्ध क्या कहलाता था, काले गोरे का युद्ध कहलाता था। लो भाई स्क्रीनशॉट। कवि गिरवरदान की रचनाएं और अव्वा का संघर्ष। अब इन्होंने देखो 3 छप्पे, कवि गिरवरदान ने अव्वा के युद्ध पर 3 छप्पे काव्य लिखे हैं, ठीक है। पहली पंक्ति इनकी देखिए, बढ़ती 14 बरस बड़े इलबेद आपदाएं। यह पंक्ति सन 1857 में धरती पर हुई उथल पुथल की ओर संकेत करती है कि 1857 में बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है ये सब चीजें देखने को मिल रही थी, तो इनके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। फिर देखिए अंतिम पंक्ति ऐसे की ऐसे दे रखी है आप लोगों के, इस किताब में भी ऐसे दे रखा है, पहली पंक्ति अंतिम पंक्ति। अंतिम पंक्ति, आजाद हिंद करवा उमंग निडर अव्वा नाथ रहे, ठीक है। कवि ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए अव्वा के स्वाधीनता संघर्ष को सीधे पूरे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़कर देखा है कि अव्वा की लड़ाई को सीधे भारत की आजादी से लड़के जोड़ के देखा। तो आजाद हिंद करवा उमंग निडर अव्वा नाथ रहे, क्या हिंद को आजाद करने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए निडर अव्वा के नाथ यानी कि अव्वा के राजा जो है वो निडर होकर आगे आ चुके हैं। तो इन्होंने सीधा जोड़ा है भारत की जीत से संबंधित, ठीक है, कवि गिरवरदान ने। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये कवियों के नाम भी डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। चलो भाई, स्वदेशी आंदोलन, सशस्त्र क्रांति और जन आंदोलन। देखिए बंगभंग यानी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा था, जिसके साथ ही देश में सशस्त्र क्रांति के प्रयास भी शुरू हो गए। 1805 के बाद की बात थी ये। राजस्थान में क्या विशेषता थी, सशस्त्र क्रांति के ये प्रयास राजस्थान में भी हुए, जिनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे शुरुआत से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रचार के कार्यों से जुड़े थे। क्रांतिकारियों ने धीरे धीरे किसानों को अपना मुख्य आधार बनाया और इन प्रयासों को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दे दिया था। और इन आंदोलनों का भौगोलिक क्षेत्र सीमित था, फिर भी इन्होंने पूरे देश के सामने देशभक्ति की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर दी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोगों के कंसेप्चुअल जो प्रश्न बनते हैं उनमें इस तरीके के फैक्ट डाले जा सकते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब डूंगजी जवाजी का परिचय, यहां से क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली और भी, क्योंकि अब एक तरीके से व्यक्तित्व अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा थी। अब देखिए डूंगजी और जवाजी परिचय। सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी और जवाजी, संबंध भी पूछा जा सकता है। डूंगजी पहले शेखावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड का जब गठन किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो उसके अंदर ये रिसालेदार थे, लेकिन इन्होंने वहां पे बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए डूंगजी को पकड़ के आगरा जेल में डाल दिया था, ठीक है। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन न मिलने पर टाका डालते, जिनके पास पैसे थे उनसे ही धन मांगते, नहीं मिलते तो टाका डालते। तो ये एक तरीके से रॉबिन हुड की छवि थी, अमीरों को लूटकर गरीबों को देना है कि क्रांतिकारियों को देना है, ठीक है। देखिए जल कल्याण, इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे और उन्होंने साथियों की मदद से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा है। देखो निर्धनों की सहायता कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज छावनियों को लूट रहे हैं। फिर डूंगजी के साले बहरू सिंह ने उन्हें भोजन पर बुलाकर अत्यधिक शराब पिला दी और अंग्रेजों से पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद किया गया। गद्दार सब जगह हुए हैं, ठीक है, गद्दार सब जगह हुए हैं। तो यहां पे तो साले ने ही गद्दारी कर दी। तो इनके साले का नाम क्या था, बहरू सिंह, उसने गद्दारी की और डूंगजी को पकड़वा दिया। फिर देखिए डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की और कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़ाकर ले आए थे। एक तो लोटिया जाट और करना मीणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इन्होंने जवाहर जी का साथ दिया और अपनी बुद्धिमत्ता से ये आगरे के किले से डूंगजी को छुड़ाकर ले आए थे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलो टाबरो देखो, अंग्रेजी फौज का घेराव, सरन और डूंगजी का अंत। गढ़सीसर का घेराव करते हैं। गढ़सीसर कहां है, अब यहाँ पे जो है बीकानेर के पास गढ़सीसर दिया। गढ़सीसर उस समय, वैसे अभी कहां पड़ती है गढ़सीसर, गढ़सीसर पड़ती है जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे बीकानेर के पास दे रखा है आपकी किताब में, लेकिन एक्चुअल में कहां है, बीकानेर के पास ही पड़ता है जैसलमेर भी, तो आपको ये समझ लेना है। अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाजी को घेर लिया था। कहां घेरा पूछ सकते हैं, तो गढ़सीसर के पास। ये पूरी स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से यूनिक प्रश्न बनेंगे। जवाहर जी को शरण देखिए, जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पर पहुंचे और महाराजा रतन सिंह ने उन्हें शरण दी है। कहां पे पहुंचे, खैर खट्टा, ठीक है। और ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट खैर खट्टा पहुंचते हैं और शरण किसने दी है, महाराजा रतन सिंह ने। ये हो गए आप लोगों के बहुत जबरदस्त प्रश्न यहां से बन सकता है। डूंगजी की दोबारा गिरफ्तारी होती है। डूंगजी जैसलमेर के गिरदना की काकीमेड़ी पहुंचे। कहां पे पहुंचते हैं, जैसलमेर के अंदर काकीमेड़ी पहुंचते हैं और वहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। तो खैर खट्टा में तो पहुंचे थे तो महाराजा रतन सिंह ने उनको प्रेम पूर्वक शरण दी थी, लेकिन काकीमेड़ी पहुंचते हैं तब जो है छल पूर्वक इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूंगजी को दूसरी बार गिरफ्तार होते हैं। अब इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी, जिसके कारण अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंततः जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। जोधपुर के दुर्ग में ही अंत में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भाई साहब बनते हैं आप लोगों के अपने आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक में भी, ये सारी जो चीजें दी है स्पेशल प्रश्न बना के, ताकि आप लोग अच्छे से याद करो इन्हें। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए लोठू जी निठरवाल।
लोटू जी निठरवाल, ऐसे करना, ठीक है, निठरवाल, और सीकर के अंदर है। 1804 से 1855 का टाइम पीरियड इनका। यहाँ पे जो है ये थोड़े सी, लोटू जी निठरवाल, लोटू जी निठरवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में होता है, और यहां से वे वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए, जहां इनका संपर्क डूंगजी और जवारजी से होता है। कहां पे? बठोट के अंदर डूंगजी जवारजी से संपर्क होता है। ये रिंगस है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रिंगस है, ये रिंगस, ठीक है। और वहां से जो है इनका संपर्क डूंगजी जवारजी से होता है। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद किया, तो लोटू जी, बालू नाई, साखू लोहार और करना मीना, कौन कौन? लोटू जी निशरवाल है, बालू नाई है, साखू लोहार है और करना मीना, इनके साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे थे। बारात के रूप में पहुंचे थे। कितना बिल्कुल सिनेमैटिक तरीके से छुड़ाया इनको, और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा के लाए। इसके बाद लोटू जी, डूंगजी, जवारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो भाई साहब, अमरचंद बाठिया राजस्थान की 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, और सबसे पहले शहीद भी माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के सबसे पहले शहीद भी माने जाते हैं। ग्वालियर के खजांची थे और वहां से की पूरी जो है संपदा इन्होंने तात्या टोपे और झांसी की रानी को दे दी थी, यानी कि क्रांतिकारियों को दे दी थी, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, देखिए राजस्थान के प्रथम शहीद माने जाते हैं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की ओर से ये पहले शहीद होने वाले थे। सबसे पहले देखो, अमरचंद बाठिया देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी पर लटकाए जाने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से ये बीकानेर के थे, लेकिन ग्वालियर के खजांची थे। ठीक है, तात्या टोपे को सहयोग किया। देखिए वे मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, लेकिन ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई को चालू रखने के लिए अपनी पूरी धन संपदा तात्या टोपे को दे दी थी, तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों को। ठीक है, अब क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देने की यही महान कुर्बानी बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी फांसी का मुख्य कारण बनी थी। और अमरचंद बाटिया थे कहां के? मूल रूप से बीकानेर के थे। कहां के थे? बीकानेर के थे, और ग्वालियर के खजांची थे, ये ध्यान रखेंगे आप। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए विजय सिंह पथिक, राजस्थान में यदि किसान आंदोलन के जनक किसी को कहा जाता है तो वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ठीक है, बुलंदशहर के ये मूल निवासी थे, जिनको बाद में विजय सिंह पथिक के नाम से जाना गया। इनका जन्म 1882 में गुठावली, जो जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुठावली जगह का नाम है, गांव गुठावली है, और बुलंदशहर के अंदर इनका जन्म होता है। लेकिन कर्मभूमि राजस्थान रही है। बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। अब देखिए ये वीर भारत सभा, क्या ध्यान रखोगे? वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक रहे हैं, और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक और चोटी के क्रांतिकारी रहे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो किसान आंदोलन के जनक है, वीर भारत सभा के जनक है। ठीक है, और यहां पे बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे ले जाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियाविधि करने तथा देश के क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। समाचार पत्रों, और ये देखिए राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इन सब समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा इनकी एक और जो है पुस्तक, वो ध्यान रखना आप, व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए ऊपर मान लो डंको भी इन्होंने समाचार पत्र निकाला था, जिसे बाद में नगारची नाम से साधु सीताराम दास ने भी निकाला है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आगे बढ़ते हैं, अर्जुन लाल सेठी से संबंधित। ठीक है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये, और इनकी जन्मभूमि जयपुर थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जन जागृति को इन्होंने ही आगे लेके गए हैं। एक तरीके से इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी बनाने का काम किया है। इन्होंने क्रांतिकारी बनाने का काम किया। कैसे किया है? देखिए, इन्होंने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, और उसके तहत वर्धमान विद्यालय क्या स्थापित किया? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। यानी कि एक तरीके से ये वर्धमान विद्यालय और ये जो चीज है, ये क्रांतिकारी बनाने की फैक्ट्री थी एक तरीके से। जितने क्रांतिकारी आप पढ़ते हैं ना, अर्जुन लाल सेठी से ही प्रशिक्षित होकर निकले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। देखो प्रधानमंत्रित्व का त्याग किया था इन्होंने। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। उन्होंने राष्ट्र प्रेम के कारण इसे ठुकराते हुए ऐतिहासिक कथन कहा कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कहा है अर्जुन लाल सेठी ने। तो इन्होंने जो है, ये चाहते तो प्रधानमंत्री बन के बढ़िया तरीके से जो है जीवन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां पे इस चीज को ठुकराया है, और इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए भावी क्रांति की तैयारी, सेठी जी ने देश में आगामी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया,
प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त आदि इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। तो एक तरीके से देखो, मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, क्रांतिकारी बनाने की फैक्ट्री थी वर्धमान विद्यालय, वो सब यहीं से निकले हैं। जैसे क्रांतिकारी घटनाएं कौन सी, लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड है, आरा हत्याकांड है, काकोरी ट्रेन जो डकैती की थी, काकोरी ट्रेन डकैती जैसी बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों का संबंध इनसे रहा। ठीक है। अजमेर में रहते हुए इन्होंने सूत्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, अक्सर पूछी जाती है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। और इन्होंने समाज में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए निरंतर सक्रिय प्रयास किए हैं। तो यहां से भी आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती और ये शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार इनकी पुस्तकें हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट।